तो आज हम भारत के शेयर बाजार की कुछ सबसे शानदार, कुछ सबसे अविश्वसनीय कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम उन कंपनियों की बात करेंगे जिन्होंने वक्त के साथ छोटे छोटे निवेशों को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल दिया, मतलब जिन्हें फाइनेंस की दुनिया में मल्टी बैगर्स कहा जाता है। और ये सिर्फ पैसा बनाने की कहानियां नहीं हैं, असल में ये भारत की आर्थिक यात्रा की कहानियां हैं। ये दूरदर्शिता, हिम्मत और कभी-कभी तो बस डटे रहने की कहानियां हैं। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार है लेजेंडरी मल्टी बैगर्स, इंडियाज ग्रेटेस्ट वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज से लिए गए कुछ अंश। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी कंपनियां सफल हुईं, बल्कि ये समझना है कि उनकी सफलता के पीछे की वजह क्या थी, वो कौन से पैटर्न थे। हाँ, ताकि उनसे कुछ सीखा जा सके। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। हम शुरुआत करते हैं उस दौर से जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। 1990 का दशक। हाँ, 1990 के दशक की आईटी क्रांति। और जब आईटी क्रांति की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, इन्फोसिस। ये वो कंपनी थी जिसने दुनिया को भारत के टैलेंट की ताकत दिखाई। इन्फोसिस के आंकड़े तो आज भी हैरान करते हैं। 1993 के आईपीओ में जिसने पैसा लगाया, उसे बोनस और स्टॉक स्प्लिट के साथ 10,000% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। 10,000%। हाँ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या सिर्फ ये कि आईटी आउटसोर्सिंग का बूम था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये ग्लोबल डिलीवरी मॉडल का कमाल था, जिसे इन्फोसिस ने ही पॉपुलर किया था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक काम को 2400 घंटे चलाया जा सकता है। अच्छा। मतलब दिन में अमेरिका की टीम काम करती और जब वहां रात होती तो वही काम भारत में उनकी टीम के पास आ जाता। इस मॉडल ने प्रोडक्टिविटी और लागत दोनों के समीकरण ही बदल दिए। मतलब उन्होंने समय के अंतर कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत बना दिया। कमाल है। बिल्कुल। और इसी दौर में एक और कंपनी थी जो इसी लहर पर सवार थी, लेकिन उसका सफर और भी ज्यादा अनोखा था। आप विप्रो की बात कर रही हैं? हाँ। और यहाँ एक मजेदार बात है, विप्रो ने अपनी शुरुआत एक वेजिटेबल ऑयल कंपनी के तौर पर की थी। सोचिए, रसोई के तेल से लेकर सिलिकॉन वैली के कोड तक का सफर। ये अजीम प्रेमजी की दूरदर्शिता थी। ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा, एक चलते हुए बिजनेस से निकलकर एक पूरी तरह नई इंडस्ट्री में जाना। बिल्कुल, लेकिन इससे एक सबसे बड़ा सबक मिलता है। बिजनेस वो नहीं है जो आप आज कर रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि आपको कल क्या करना होगा। और उन्होंने कर दिखाया। तो ये तो हुई आईटी क्रांति की बात, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो किसी लहर पर नहीं बल्कि दशकों की मजबूत नींव पर खड़ी हैं। मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो रातों रात नहीं बल्कि धीरे धीरे लगातार बढ़ती रहीं। हाँ, इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है एचडीएफसी बैंक। 1995 में लिस्ट होने के बाद से इसने 25 सालों में 1000 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 1000 गुना? हाँ, और ये कोई स्प्रिंट नहीं थी, ये एक मैराथन थी। इसकी सफलता का राज किसी फैंसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि बेहद सामान्य और उबाऊ लगने वाले बैंकिंग सिद्धांतों में छिपा है। उबाऊ बैंकिंग, ये क्या होता है? एचडीएफसी का मंत्र ही था बोरिंग बैंकिंग। मतलब जब दूसरे बैंक बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन देकर तेजी से बढ़ रहे थे, तब एचडीएफसी ने अपना पूरा ध्यान रिटेल ग्राहकों पर लगाया। होम लोन, कार लोन, इस तरह की चीजों पे। बिल्कुल। और उन्होंने हर तिमाही में लगातार प्रिडिक्टेबल ग्रोथ पर ध्यान दिया। और यहीं पर वो जादुई शब्द आता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता है और बड़ा होता जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। एचडीएफसी का मुनाफा भी हर साल पिछले मुनाफे पर जुड़कर और तेजी से बढ़ता गया। तो एचडीएफसी बैंक ने पैसे के लेन देन में विश्वास बनाया, लेकिन विश्वास की यही शक्ति हमें एक और सेक्टर में ले जाती है, ज्वेलरी और रिटेल। टाइटन कंपनी। हाँ, टाइटन। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी भारत के ज्वेलरी मार्केट की बादशाह कैसे बन गई। इसकी वजह थी तनिष्क। 2000 के दशक की शुरुआत में ज्वेलरी का बाजार बहुत असंगठित था। शुद्धता को लेकर हमेशा एक शक रहता था। अच्छा। तनिष्क ने टाटा के नाम के साथ आकर सबसे पहले भरोसे को बेचा। उन्होंने कैरेट मीटर जैसी चीजें लाकर पारदर्शिता दिखाई और नतीजा 2000 के दशक की शुरुआत में लगाया गया 1 लाख रुपया आज कई करोड़ बन चुका है। और भरोसे और निरंतरता की इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ाएं तो एशियन पेंट्स। हाँ, एशियन पेंट्स दशकों में 1000 गुना से ज्यादा वेल्थ बनाने वाली कंपनी। इसकी ताकत क्या थी? इसकी 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं। पहला, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, देश के कोने कोने में उनकी पहुंच है। और दूसरा, जिसे हम कहते हैं प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर
मतलब वो जब चाहें दाम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जब आपका ब्रांड इतना मजबूत हो कि ग्राहक दूसरे विकल्प के बारे में सोचे ही नहीं, तो आपके पास कीमत तय करने की ताकत आ जाती है। तो HDFC, टाइटन, एशियन पेंट्स, इन सब ने एक ऐसा मजबूत किला बनाया जिसे भेदना मुश्किल है। हाँ, एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। तो ये तो हुई मजबूत किले बनाने की बात। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां एक ढहते हुए किले को फिर से खड़ा किया गया, मतलब एक जबरदस्त टर्न अराउंड। और इस तरह के टर्न अराउंड की सबसे बेहतरीन मिसाल है आयशा मोटर्स, और खास तौर पे इसका ब्रांड रॉयल एनफील्ड। हाँ, एक जमाना था जब ये बाइक पुरानी और आउटडेटेड मानी जाती थी, और उसकी बिक्री लगभग बंद होने वाली थी। और फिर 2009 से 2017 के बीच इसने 8000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। ये हुआ कैसे? इस कहानी के हीरो थे सिद्धार्थ लाल। उन्होंने समझा कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक एहसास है, एक विरासत है। तो उन्होंने बाइक को मॉडर्न बनाने की जगह उसकी क्लासिक पहचान को और मजबूत किया। बिल्कुल, उन्होंने एक कल्ट फॉलोइंग बनाई। ये सिर्फ बाइक बेचना नहीं था, बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक पहचान बेचना था। वीकेंड राइड्स, मर्चेंडाइज, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। एक खास बाजार पर ऐसी ही पकड़ का एक और उदाहरण है MRF। MRF 1990 के दशक में 11 रुपए का शेयर आज भारत के सबसे महंगे शेयरों में से एक है। क्यों? टायर तो और भी कंपनियां बनाती हैं। वजह है ब्रांड की ताकत। जो पीढ़ी सचिन तेंदुलकर के बल्ले पर MRF का स्टिकर देकर बड़ी हुई है, उसके लिए टायर का मतलब ही MRF था। सही बात है। इससे एक अहम सवाल उठता है कि शेयर की इतनी ऊंची कीमत निवेशकों को रोकती क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल तो मेरे भी मन में था। क्योंकि ये कीमत अब सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्वालिटी और मार्केट लीडरशिप का प्रतीक बन गई है। MRF अपने सेगमेंट का दूसरा नाम बन गया है। तो अब तक हमने IT क्रांति, कंपाउंडर्स और शानदार टर्न अराउंड देखे। अब आते हैं हाल के दौर में, नए भारत में, जहां बिजनेस करने के तरीके ही बदल गए। हाँ, एज ऑफ इंडियन डिसरप्शन। और इसकी शुरुआत हुई फाइनेंस से। बिल्कुल। 2010 से 2020 का दशक अगर किसी एक फाइनेंस कंपनी के नाम रहा, तो वो है बजाज फाइनेंस। मैंने खुद अनुभव किया है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाइए और मिनटों में आपका लोन अप्रूव हो जाता है। यही उनका डिस्ट्रप्शन था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोन लेने के प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया। ये बाय नाउ पे लेटर कल्चर की शुरुआत थी। और उन्होंने भारत में बढ़ते कंज्यूमर कल्चर का पूरा फायदा उठाया, सही समय पर सही बिजनेस मॉडल के साथ। फाइनेंशियल डिसरप्शन के बाद आता है रिटेल डिसरप्शन, और यहाँ एक ही नाम है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी-मार्ट। डी-मार्ट, इसका राज इसके फाउंडर राधा कृष्ण दमानी की सोच में छिपा है, जो खुद एक दिग्गज निवेशक रहे हैं। हाँ, उनका मॉडल फैंसी रिटेल का ठीक उल्टा है। वो मॉल में बड़े बड़े चकाचौंध वाले स्टोर नहीं खोलते। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुशलता पर है। लागत कम कैसे हो, सामान जल्दी कैसे बिके। बिल्कुल। और वही कम लागत का फायदा वो ग्राहकों को देते हैं। एवरीडे लो प्राइसेस उनका मंत्र है। और इस डिसरप्शन की कहानी के अंत में हम उस कंपनी पर आते हैं जो शायद इन सभी विषयों का एक मिश्रण है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की कहानी लगातार खुद को बदलने और बड़े पैमाने पर काम करने की है। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल और फिर टेलीकॉम और रिटेल। हाल के सालों में इसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण तो जियो क्रांति ही रही है। वे सिर्फ किसी बाजार में घुसते नहीं हैं, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जियो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने डेटा को इतना सस्ता कर दिया कि ये एक जरूरत बन गया, लग्जरी नहीं। तो इन सभी कहानियों को एक साथ देखने पर क्या समझ आता है? मतलब सफलता का कोई एक फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला एक नहीं है, लेकिन कुछ धागे हैं जो इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे दूरदर्शिता, मजबूत एग्जीक्यूशन और समय के साथ बदलने की हिम्मत। ये कहानियां सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये असल में पिछले 30 सालों में भारत की आर्थिक यात्रा की कहानी है। बिल्कुल। 90 के दशक में इन्फोसिस भारत की ग्लोबल महत्वाकांक्षा को दिखाती थी, तो आज बजाज फाइनेंस और डी-मार्ट भारत के बढ़ते घरेलू बाजार की कहानी कहते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं इन सब कहानियों को देखने के बाद। अगली बड़ी वेल्थ क्रिएशन की कहानी किस सेक्टर से आ सकती है? क्या वो AI होगा, या ग्रीन एनर्जी, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इतिहास हमें एक बात जरूर बताता है कि अगला बड़ा विजेता अक्सर वहीं से आता है जहां ज्यादातर लोग देख नहीं रहे होते।